हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष बरेठा कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो दो चर क्या होते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा होगा चर और अचर। तो चर मतलब जिनका मान बदलता रहता है, जो चेंज होते रहते हैं। चर मतलब जो बदलते रहते हैं, इनका मान चेंज होता रहता है। और अचर मतलब जो बदलते नहीं, मतलब जिनका मान बदलता, जो बदलते नहीं, उसको बोलते हैं अचर। अचर का मान चेंज नहीं होता है, जो है समीकरण में वही रहेगा। और चर का मान बदलता रहेगा, जैसे इसके लिए x, y, z ये आपके हो गए चर, और a, b, c ये हो गए आपके अचर। तो द्विचर रैखिक समीकरण का जो व्यापक स्वरूप होता है, द्विचर रैखिक समीकरण का व्यापक स्वरूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। द्विचर रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, बराबर जहां पर a और b का मान एक साथ शून्य नहीं होता है या नहीं होना चाहिए। मतलब द्विचर रैखिक समीकरण का जो व्यापक या मानक स्वरूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a और b का मान एक साथ शून्य नहीं होता है। मतलब a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो चर किसे कहते हैं? जो समीकरण में जिनका मान बदलता रहता है, जो चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, उसे चर कहते हैं, जैसे x, y, z। और अचर जो समीकरण में जिनका मान नहीं बदलता है, जैसे कि a, b, c ये हो गए आपके अचर। और द्विचर रैखिक समीकरण का जो व्यापक स्वरूप होता है या मानक स्वरूप होता है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a और b का मान एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए। अब इसमें प्रश्नावली 3.1 में ये तो हो गया, आपने चर और अचर के बारे में जाना, द्विचर समीकरण का व्यापक या मानक स्वरूप जाना। अब इसमें 3.1 में समीकरण आपको बनाने हैं। 3.1 इसमें जो एक चीज और है, जैसे अगर आप इन समीकरणों को अगर आप बनाते हो तो उनको ग्राफ में दर्शाने पर, अगर मान लीजिए रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं एक निश्चित बिंदु पर, एक बिंदु पर काटती हैं, तो इसका मतलब उसका एक निश्चित हल होगा, एक निश्चित हल, एक अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अद्वितीय मतलब उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं होगा। अगर मान लीजिए रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, समानांतर है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं, समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, मतलब रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय। ठीक, इसके अलावा अगर दोनों समीकरण की एक ही रेखा आती है, दोनों एक ही रेखा में आते हैं, इसका मतलब इसका समीकरण का अनंत हल होगा, समीकरण का अनंत हल होगा, अनंत हल है। ठीक, तीन सिचुएशन है। अगर समीकरण, दो समीकरण को आप ग्राफ में दर्शाते हो,
अगर दोनों समीकरण की रेखाएं अलग अलग बनती और एक बिंदु पर काटती हैं, इसका मतलब उसका एक निश्चित या अद्वितीय हल होगा। अगर दोनों रेखाएं समानांतर है, इसका मतलब समीकरण का कोई हल नहीं, मतलब रिक्त समुच्चय होगा। और अगर दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर आती हैं, तो इसका मतलब समीकरण का अनंत हल है, मतलब एक से ज्यादा हल है। एक चीज ध्यान रखिएगा। अब 3.1 में देखिए दिया है, सवाल है, इसमें आपको समीकरण बनाना है, केवल ओनली क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो इसमें पहले आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि गणित में मानना जरूरी होता है। तो मान लिया, माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है, ठीक, और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है, ठीक। आपने मान लिया आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। अब इसमें सवाल क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो पहले आपको प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्नानुसार आपने लिख दिया, मतलब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार। तो 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, देखिए पहले बोलेंगे तो घटाना पड़ता है वर्तमान उम्र से। तो 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की उम्र हो जाएगी, आफ्ताब की उम्र हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष, मतलब उसकी वर्तमान उम्र में से 7 घटा देंगे। और उसकी पुत्री की उम्र हो जाएगी, उसमें उसकी वर्तमान उम्र कितना है, x है, y है, तो y में से 7 घटा देंगे, तो मतलब y माइनस 7 वर्ष, ठीक। 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, इसलिए दोनों की वर्तमान उम्र में 7 घटा देंगे। अब क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं, मतलब आफ्ताब, तुमसे मतलब उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो इसका मतलब जो आफ्ताब की उम्र है प्रश्नानुसार x माइनस 7, वो पुत्री की उम्र का कितना है, 7 गुना, मतलब 7 गुणे y माइनस 7, ठीक। प्रश्न ये बोल रहा है आफ्ताब की जो उम्र है, मतलब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र उसकी पुत्री की उम्र का, पुत्री की उम्र कितनी है, y माइनस 7, उसकी उम्र का कितना है, 7 गुना, मतलब 7 का आपको गुणा कर देना, 7 गुना। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 7, तो 7 का इन दोनों के साथ गुणा होगा, तो 7 का y से होगा तो 7y, और 7 का 7 से होगा तो 49, 7 7 49, बराबर। अब आपको इस स्वरूप में लाना है समीकरण को, व्यापक स्वरूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस स्वरूप में लाना है, व्यापक स्वरूप में। तो देखिए 7y इधर प्लस में है, आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 7 है ही, ये 49 इधर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। मतलब यहाँ पे देखिए 7 का y से गुणा हुआ 7y, 7 का माइनस 7 से गुणा हुआ तो प्लस माइनस का गुणा माइनस 49 हुआ, 7y इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस 49 इधर आएगा प्लस 49 हो जाएगा, बराबर 0। x माइनस